हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट JRF माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड। और इससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 आपकी कवर कर चुके हैं। तो ये आपकी यूनिट 2 है पेपर 1 में, ठीक है, जिसमें हमारी 3-4 क्लास ऑलरेडी आ चुकी हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्लास को ज़रूर देख लें, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों की क्लास आप ज़रूर देख लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। फ्रेंड्स, ये सैम्पल, आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल के बारे में, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सैम्पल क्या होता है ये हम देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। देखिए, जो सैम्पल होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सैम्पल क्या होता है। ए सैम्पल इज बेसिकली ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज ए होल। ये आपकी कोई पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ठीक है। हमें इसमें से एक सैंपल लेना है, कुछ रिसर्च हमें करनी है अपना, ठीक है, कुछ स्टडी करनी है। तो हम इस पॉपुलेशन का एक छोटा सा सैंपल ले लेंगे, ठीक है। ये हमने सैंपल ले लिया, तो ये क्या है, तो ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है और ये इसका एक सैंपल है। तो आई होप कि आप सैंपल समझ गए होंगे। तो ये जो सैंपल है ये इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सैंपल होता है। सैंपल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा होता है आपका, देखिए, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। तो सैंपल आपके दो प्रकार के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, अगर आप ऊपर से इतना भी याद रखते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन कौन से टाइप आते हैं, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपका ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ठीक है, तो इसके भी टाइप्स हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपका आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, दूसरा सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप हैं। तीसरा आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और चौथा आता है इसमें क्लस्टर सैंपलिंग। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के क्या टाइप हैं, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है, और जजमेंटल और पर्पजिव सैंपलिंग, और तीसरा है यहाँ पर स्नोबॉल सैंपलिंग, और चौथा है आपका कोटा सैंपलिंग, और पांचवा है आपका डायमेंशनल सैंपलिंग। तो ये जो हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप हैं, ठीक है। अब ये सब है क्या, इनको एक बार समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसे कहते हैं। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, यहाँ पर जो हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ठीक है, और हमने इससे जो ये सैंपल लिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस रहते हैं कि जो जितना भी इसके पार्ट है ना, जितनी भी इस पूरी की पूरी जनसंख्या को ये रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। एक एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी भिंडी है, ठीक है, भिंडी सबने खरीदी होगी। तो ये भिंडी है यहाँ पर, और ये एक ढेर यहाँ पर लगा हुआ है भिंडी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छी भिंडी रखी हुई है, जो एकदम फ्रेश है, और यहाँ पर थोड़ी सी खराब भिंडी रखी हुई है एक साइड में, ठीक है। तो हो सकता है कि जब आपने भिंडी ली हो, ठीक है, तो आपने देखा कि काफ़ी अच्छी भिंडी है, तो आपने तो यहाँ पर देखा, ठीक है, लेकिन जब आपको सब्जी वाले ने भिंडी दी तो उसने यहाँ से उठा कर दे दी, जो कि खराब भिंडी थी, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें क्या हुआ, आपका जो आप सैंपल आया आपके पास में, ठीक है, उस पर ज़रूरी नहीं थी कि सारी की सारी अच्छी भिंडी आई, तो ये मिक्स होकर आ गई, कुछ खराब भिंडी भी आपके पास आई हैं और कुछ अच्छी भी आई हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास ये बेकार वाली भिंडी भी आ गई, ठीक है, आपको जबकि अच्छी भिंडी चाहिए थी, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जबकि क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो आप सैंपल लेते हैं ना, देखिए,
जो आप सैंपल लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, वो आपको कहीं कहीं से लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, जिस प्रकार का सैंपल आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में चाहिए होता है। अभी समझते हैं हम, पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखिए, एक मिनट। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिलेक्ट्स रैंडम मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो हम रैंडमली यहाँ से पॉपुलेशन के मेंबर को चूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, और दीज सिलेक्शन पैरामीटर्स अलाउ एवरी मेंबर टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी ए पार्ट ऑफ वेरियस सैंपल। और यहाँ पर जो हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर एवरी मेंबर को, जो भी हमारा पॉपुलेशन है वहाँ के एवरी मेंबर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, उस सैंपल का पार्ट बनने के लिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसका पहला टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो द मेंबर्स ऑफ द सैंपल आर सिलेक्टेड रैंडमली एंड प्योरली बाय चांस। तो यहाँ पर जो हम सैंपल लेते हैं वो रैंडमली हम उन जो अपना सैंपल है उसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक पॉपुलेशन है और इसका कुछ हिस्सा हमने सैंपल के रूप में ले लिया, रैंडमली ले लिया, ठीक है। सब कुछ मिक्स है, हमने कुछ भी उसमें नहीं किया, मिक्स है और उसको हमने रैंडमली ले लिया। तो ये आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। दूसरा होता है सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, ए मेंबर ओकरिंग आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल इज सिलेक्टेड। यहाँ पर जो सैंपल हम लेते हैं सिस्टेमेटिकली उस सैंपल को लिया जाता है। कैसे, एक फिक्स्ड इंटरवल होता है। सपोज कीजिए ये एक जो है आपकी पॉपुलेशन है इस प्रकार से, ठीक है। तो हम डिसाइड करेंगे कि हम हर 5वें नंबर पर जो आएगा, ठीक है, हम उसको अपने सैंपल में लेंगे। तो हमने पहले 1 2 3 4 5 इसे हमने अपने 5वें नंबर का ले लिया सिस्टेमेटिकली, ठीक है। फिर हम 5वें नंबर 1 2 3 4 5 फिर हमने 5वें नंबर का अपने सैंपल में ले लिया। तो इसी प्रकार से हर 5वें नंबर पर जो आएगा उसको हम अपने सैंपल में लेंगे। तो ये आपकी सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग कहलाती है, जो एक फिक्स्ड इंटरवल पर हम काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरी है आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। तो हमें उसको ना उसकी एक स्ट्रेटा बनाने पड़ते हैं। स्ट्रेटा क्या होते हैं, आपके एक छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जो हमें खुद से बनाने होते हैं, ठीक है। सब ग्रुप्स होते हैं स्ट्रेटा, ये हमें खुद से बनाने होते हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और हमें जो अपनी रिसर्च के लिए चाहिए उसके हम अपने ग्रुप बनाते हैं। तो देखिए स्ट्रेटिफाई, जिसको स्ट्रेटा बोलते हैं, जो ग्रुप्स है ना इन्हीं को स्ट्रेटा बोला जा रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द मेंबर्स। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान, ठीक है, उनके अंदर सिमिलैरिटी होगी। तो पहले सबसे हमने क्या किया, हमने जो पॉपुलेशन थी उसके होमोजीनियस सिमिलैरिटी के आधार पर उसके सब ग्रुप बनाए जिसको स्ट्रेटा कहा जाता है। देन मेंबर्स फ्रॉम ईच सब ग्रुप आर सिलेक्टेड रैंडमली। फिर हमने हर एक सब ग्रुप से रैंडमली मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दिस टेक्निक इज एडोप्टेड व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट हाईली होमोजीनियस। और ये जो आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, इस टेक्निक को तब अपनाया जाता है जब जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी उनमें ना हो, हाईली होमोजीनियस ना हो। होमोजीनियस का मतलब एक समान ना हो, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विविधता हो, तब इस टेक्निक को अपनाया जाता है रिसर्च में। द पर्पज इज टू एड्रेस द इशू ऑफ लेस होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड टू मेक ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो इस रिसर्च का, इस सैम्पलिंग का एम क्या होता है, एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को लेना इसका एक एम होता है, ठीक है। तो चौथी है आपकी फिर क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग भी इसकी तरह ही है, वहाँ पर जो ग्रुप्स बन रहे थे उनको स्ट्रेटा कहा जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रुप्स बनते हैं उसको क्लस्टर कहा जाता है। बस डिफरेंस इतना है कि जो स्ट्रेटा, जो यहाँ पर हम ग्रुप बना रहे थे वो हमें बनाने पड़ रहे थे, लेकिन जो क्लस्टर होते हैं वो समाज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन क्लस्टर सैम्पलिंग वेरियस सेगमेंट्स ऑफ ए पॉपुलेशन आर ट्रीटेड एज क्लस्टर्स एंड मेंबर्स फ्रॉम ईच क्लस्टर आर सिलेक्टेड रैंडमली। तो ये जो क्लस्टर होते हैं ये समाज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इट सीम्स सिमिलर टू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के ही सिमिलर होता है।
बट देयर इज़ ए डिफरेंस इन बोथ, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में एक डिफरेंस होता है। क्या? इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है वो पॉपुलेशन को होमोजीनियस आधार पर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में डज नॉट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स और क्लस्टर्स, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में रिसर्चर डिवाइड नहीं करता है, बट रैंडमली सिलेक्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और नेचुरली ऑकरिंग सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन, बल्कि वो रैंडमली सिलेक्ट करता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं समाज में सब ग्रुप्स, ठीक है। ये सब ग्रुप्स जो हैं वो समाज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो यहीं से वो रैंडमली अपने सैंपल के लिए सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स ऑलरेडी बने होते हैं, यही इनमें बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हमने 4 टाइप्स देखे। देखिए अभी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखे, जहाँ पर इसका मेन क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि यहाँ जो एवरी मेंबर है पॉपुलेशन का, ठीक है, उसका सैंपल में आने का इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। एवरी मेंबर को इस पॉपुलेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है सैंपल में आने का, ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। और इसके टाइप्स हमने देखे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और देन क्लस्टर सैम्पलिंग। अब दूसरा है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप इसको पूरा देखना, ठीक है। देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, दिस मेथड इज रिलायंट ऑन ए रिसर्चर्स एबिलिटी टू सिलेक्ट मेंबर्स एट रैंडम। तो यहाँ पर जो हम मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं अपने सैंपल के लिए, ये रिसर्चर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिसर्चर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी आपकी, वहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ होता है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्वालिटेटिव डेटा यूज़ होता है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहाँ पर अपनाई जाती है, ठीक है, और इक्वल सभी मेंबर्स को वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सैंपल में आने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। आपको ढूंढ ढूंढ कर अपने सैंपल के लिए इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो रिसर्च होती है उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि समाज में वैसे लोग अधिकतर मात्रा में एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है, अपने रिसर्च के लिए। अभी आपको आगे और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, तो दिस मेथड इज़ रिलायंट ऑन ए रिसर्चर्स एबिलिटी, ये जो मेथड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ये रिसर्चर की एबिलिटी पर ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए, दिस सैम्पलिंग मेथड इज़ नॉट ए फिक्स्ड और प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर कोई पहले से ही फिक्स्ड या प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, तो विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट, जो इसको डिफ़िकल्ट बनाता है फॉर एलिमेंट्स ऑफ ए पॉपुलेशन टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू बी इंक्लूडेड इन सैम्पल। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है सभी एलिमेंट्स को सैम्पल में आने के लिए, इंक्लूड होने के लिए, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स हैं। पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, देखिए, वेयर द मेंबर्स ऑफ द सैंपल आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है, इस प्रकार की सैम्पलिंग में रिसर्चर की जो सबसे ज़्यादा पास होती है चीज़, ठीक है, जिस चीज़ के लिए उसे सैंपल इकट्ठा करना है, तो वो उसके जो कन्वीनियंस में होती है, उसके जो एक्सेस में होती है, पास होती है उसके, वो उसी से अपना डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखिए, वेयर द मेंबर्स ऑफ द सैंपल आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी, उसकी जो पहुंच में होती है रिसर्चर की, वो वहाँ से उस चीज़ का डेटा इकट्ठा करता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ओनली दोज मेंबर्स आर सिलेक्टेड विच आर ईजिली एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है जो रिसर्चर को ईजिली एक्सेसिबल हो, रिसर्चर की आसानी से पहुँच में हो। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए रिसर्चर को किसी स्कूल के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है, तो रिसर्चर उस स्कूल के बच्चों का डेटा कलेक्ट करेगा जो स्कूल उसके सबसे ज़्यादा पास में हो, उसके कोई पड़ोस में ही कोई स्कूल है तो वो वहीं जाएगा इजीली और अपना डेटा कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो उसकी कन्वीनियंस में है, उसकी पहुंच में है, एक्सेसिबिलिटी में है, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। दूसरी होती है जजमेंटल और पर्पजिव सैम्पलिंग। यहाँ पर रिसर्चर का एक पर्पज़ होता है, एक स्पेसिफिक
उद्देश्य होता है। ठीक है, देखिए, तो वेयर द मेंबर्स फॉर ए सैंपल आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पर जो रिसर्चर स्टडी कर रहा होता है उसका कोई पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, उसी के आधार पर वो मेंबर्स को सिलेक्ट करता है। तो आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। देखिए, इफ़ ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स एब्यूज़ ऑन हेल्थ, अगर किसी रिसर्चर को जो ड्रग्स होते हैं उनका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ की स्टडी करनी है, तो रिसर्चर को डेटा सिर्फ ड्रग्स एडिक्ट लोगों से ही वो ले सकता है। क्या वो समाज के हर लोगों से डेटा मतलब कलेक्ट कर लेगा? नहीं ना, क्योंकि हर कोई तो ड्रग्स का एडिक्ट नहीं होता है। आपको बहुत ही रैंडमली ऐसे लोग मिलेंगे जो ड्रग्स एडिक्ट होंगे। ठीक है, इसीलिए वो सबसे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता। तो इफ़ ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स अब्यूज ऑन हेल्थ, एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट द बेस्ट रेस्पोंडेंट फॉर दिस स्टडी। तो समाज का प्रत्येक मेंबर जो है, एवरी मेंबर जो है, एक अच्छा रिस्पोंडेंट इस स्टडी के लिए नहीं होगा। ओनली द ड्रग्स एडिक्ट कैन बी द बेस्ट रेस्पोंडेंट्स फॉर द स्टडी। केवल जो ड्रग्स एडिक्ट होंगे वही इसके लिए बेस्ट रेस्पोंडेंट होंगे इस स्टडी के लिए। तो ये आपकी पर्पजिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग कहलाती है। फिर तीसरा है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को आप चेन सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोग भी समाज में बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सपोज़ कीजिए आपको स्टडी करनी है एड्स के जो मरीज़ हैं। ठीक है, तो आपको एक एड्स का मरीज़ मिला, तो आपको इस दूसरा जो एड्स का मरीज़ मिलेगा वो आप इसी एड्स के मरीज़ से पूछेंगे कि दूसरा हो सकता है वो किसी को जानता हो, तो उसके रिलेशन, फ्रेंड या कहीं भी होगा तो ये बताएगा दूसरे के बारे में। फिर इस दूसरे से किसी तीसरे के बारे में पूछा जाएगा। देन इस प्रकार से ये एक चेन बनती चली जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग समाज में बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो इन्हीं लोगों से आपस में पूछकर उन तक पहुंचा जाता है। ये आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाती है। देखिए, इट इज़ ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर वन रिस्पोंडेंट, ठीक है, वेयर वन रिस्पोंडेंट आइडेंटिफाई अदर रिस्पोंडेंट। ये जो वन रिस्पोंडेंट है यही आइडेंटिफाई करता है दूसरे रिस्पोंडेंट को। ठीक है, इसका कोई फ्रेंड हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है। इट इज़ एडॉप्टेड इन सिचुएशन वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ द सैम्पल। ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है इसको तब एडॉप्ट किया जाता है जब वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट, जब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे अपने सैंपल के लिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये एड्स हैं, तो ये हमने एक तक हम पहुँचे, इसी ने हमें दूसरे के बारे में बताया, फिर इस दूसरे ने तीसरे के बारे में, तो ये एक चेन बनती चली जाती है। इसी को स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। चौथा है आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, जो आप सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कोटा डिसाइड कर दिया जाता है। देखिए, कोटा सैम्पलिंग, द मेंबर्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चूजन बाय द रिसर्चर। यहाँ पर भी आप सबको अपनी रिसर्च में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए आपको अपने सैंपल लेने के लिए। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, सपोज़ कीजिए आपको डेटा इकट्ठा करना है जिन लोगों का डाइवोर्स हुआ है। ठीक है, डाइवोर्स हुआ है जिनका, और इसमें भी एक और यहाँ पर शर्त रख दी गई कि जिनका डाइवोर्स हुए 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कर दिया, ये कोटा यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये कोटा सैम्पलिंग कहलाती है। ऐसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ढूंढते हैं। तो दीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सर्व एज ए कोटा, इसको क्या बोलते हैं, कोटा, फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सैंपल। तो ये कोटा कहलाता है, ये आपकी कोटा सैम्पलिंग है। पांचवा है आपका डायमेंशनल सैम्पलिंग, एक्सटेंशन टू कोटा सैम्पलिंग। डायमेंशनल सैम्पलिंग भी आपकी कोटा सैम्पलिंग जैसा ही होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका सैम्पलिंग का। इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का जो लास्ट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम नल हाइपोथेसिस क्या होती है इसके बारे में समझेंगे, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है इसको समझेंगे, H1 और H0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से यहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारा सैम्पलिंग का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, कितनी आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि हम आपके लिए दूसरे यूनिट्स की भी क्लास ला सकें। ठीक है, थैंक यू।